हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। टीचिंग एंड लर्निंग जो कि बीएड पार्ट 1 का कोर्स है और इसके यूनिट 3 जिसके चैप्टर का नाम है मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा एवं अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेरणा क्या है और प्रेरणा के स्रोत क्या हैं और प्रेरणा के स्रोत के साथ किस प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। प्रेरणा जो है वो एजुकेशनल लाइन में एक बहुत ही समस्यात्मक रूप में एक शिक्षक के सामने होता है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, उसका काम होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वहाँ शिक्षक हार जाता है जब बच्चों की इच्छा पढ़ने में नहीं होती है। तब शिक्षक का काम ये होता है कि वो हर स्टूडेंट को प्रेरित करके या प्रेरणा दे करके पढ़ाए, जिससे कि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हो। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षक का काम होता है बच्चों को प्रेरणा देना या बच्चों में उस इच्छा को उत्पन्न करना जिससे कि वो पढ़ सके, और उस इच्छा को उत्पन्न करने की क्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। शिक्षक के सामने जब ये समस्या होता है कि वो प्रेरणा देते हुए स्टूडेंट को पढ़ाए, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि शिक्षक जो है वो कैसे हर बच्चे को उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट, उसके स्किल, उसके एटीट्यूड, उसके हर तरह के साइकोलॉजिकल टर्म्स को देखते हुए वो उसको पढ़ने के लिए इनकरेज करें। अगर हम प्रेरणा या मोटिवेशन वर्ड को देखें तो ये एक मनुष्य के अंदर चल रहे व्यवहार के रूप में हमारे सामने आता है। अगर मनुष्य के व्यवहार को बात करें तो ये जो मोटिवेशन शब्द है मनोविज्ञान का एक शब्द है, जिसका अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। और इस व्यवहार के विज्ञान को वो अपने टीचिंग लाइन में, अपने टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षक को यूटिलाइज करने के लिए ये जानना होता है कि हर स्टूडेंट का टीचिंग एटीट्यूड किस तरह से है। जब वो देखेगा कि स्टूडेंट का टीचिंग एटीट्यूड जिस तरह से है, उस तरह से वो उसको जान करके वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा। या फिर इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टर्म्स को, हर स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल टर्म्स को जान करके स्टूडेंट को के एटीट्यूड, स्टूडेंट के स्किल्स, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानते हुए टीचर उस अनुसार से उनको मोटिवेशन देने के लिए काम कर सकता है। और इस मोटिवेशन देते हुए या फिर कह सकते हैं कि उसमें वो स्किल को बनाए रखने के लिए, स्किल इंटरेस्ट को इनकरेज करने के लिए वो स्टूडेंट के बिहेवियर को जान करके उसके अंदर स्टिमुलस इंक्रीज करता है, या फिर कह सकते हैं उत्तेजना पैदा करता है। और टीचर एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता है, पढ़ा सकता है। और ये सारे काम तब हो सकते हैं जब टीचर अपने स्टूडेंट के स्किल, अपने स्टूडेंट के अंदर के स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड को जानते हुए उसके अनुसार टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करे, या उसके अनुसार अपने टीचिंग मेथड को चेंज करते हुए स्टूडेंट के लिए टीचर अच्छे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाए, तभी ये बात बन सकती है। तो यहाँ पे प्रेरणा के लिए या मोटिवेशन के लिए टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं, और इस बहुत सारे काम को करते हुए
टीचर के पास बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं कि जिसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने होते हैं कि उसके लिए टीचर क्या करेगा, या फिर कह सकते हैं कि टीचर को ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट के बिहेवियर को जानते हुए वो सारा काम करे। जैसे कि पहली बात कि अ, हर ह्यूमन बीइंग या फिर कह सकते हैं हर बच्चे के पास जो व्यवहार है, हर बच्चे के जो व्यवहार है, नॉर्मल बिहेवियर है, उसके अंदर मोटिवेट को इनकरेज करके या फिर कह सकते हैं मोटिवेशन को स्टिमुलेट करके उसमें उसके द्वारा उसके बिहेवियर को रेगुलेट करते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा, जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति के अंदर शक्ति परिवर्तन से आरंभ होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी है उसको, उसके टर्म्स को या फेजेस को चेंज करते हुए उस काम को करने की प्रक्रिया को ही यहाँ पे प्रेरणा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर मान लिया जाए, अगर कोई इंसान किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं करके उसी काम को नॉर्मल तरीके से कर रहा है, और उसे जान करके कि अगर वो उस तरीके को दूसरे टर्म में किस तरह से करे, इस टर्म्स को जानते हुए जब टीचर उस फेजेस को चेंज कर दे या फिर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में शक्ति परिवर्तन या एनर्जी को चेंज कर दे, तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर सकता है, या फिर हम शिक्षक होने के नाते उसके बिहेवियर को बदल करके उससे अपने इच्छानुसार से काम करा सकते हैं। तीसरी बात है कि ये जो मोटिवेशन है वो हर ह्यूमन बीइंग को एक्टिव कर देता है या फिर बच्चे को एक्टिव कर देता है। मान लिया जाए अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि स्टूडेंट उस मोटिवेशन से लेकर के आगे की ओर या फिर कह सकते हैं उसको आगे चलने की ओर बढ़ा सके। चौथी बात है कि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन का एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो एनर्जेटिक होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें अपना जो बिहेवियर एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस करता हुआ होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस प्रेरणा को देखते हुए आगे की ओर इनकरेज होकर के काम कर सके। यहाँ पे जो मोटिवेशन है ये एक साधन है, केवल एक जरिया है जिससे कि काम कराया जा सकता है स्टूडेंट को, या स्टूडेंट को मोटिवेट कराया जा सकता है काम करने के लिए। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये ज़रूरी एक टर्म्स के रूप में कि ये उसी अनुसार से काम करे जिस तरह से हम चाह रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये साध्य नहीं है, यह मात्र एक साधन है कि हम किसी स्टूडेंट को इनकरेज कर सके, एक टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट को इनकरेज कर सके। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट को दो प्रकार से इनकरेज कर सकते हैं, और स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए उसके अंदर जो पावर होता है वो दो तरीके से होता है। एक आंतरिक पावर होता है या आंतरिक प्रेरणा होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको कह सकते हैं, और एक बाह्य प्रेरणा होता है, एक्सट्रिंसिक बिहेवियर मोटिवेशन जिसको कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो मनुष्य या एक बच्चे के अंदर छुपे हुए इंटरेस्ट जो है उसको टीचर को जानते हुए उसको बाहर निकालना, और वो उसके द्वारा उसको काम करने के लिए इनकरेज करने की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जा रहा है, यहाँ आंतरिक प्रेरणा कहा जा रहा है।
मान लिया जाए कि अगर बच्चे के पास पढ़ने की इच्छा है या कोई पेंटिंग करने की इच्छा है या उसके अंदर एक स्किल है कि वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है, वो अच्छा एक पढ़ाई करके एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, तो टीचर का मात्र यही काम है कि वो उसके अंदर के उस गुण को या स्किल को खोज करके उसको मोटिवेशन के रूप में थोड़ा सा पुश कर दे। और जब वो उस पुश को जाएगा तो वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट करने लगेगा। मान लिया जाए अगर कोई बच्चे को थोड़ा पेंटिंग में इंटरेस्ट है और उस पेंटिंग में इंटरेस्ट है, टीचर को ये पता चल गया है, तो टीचर को ये जानते हुए कि उसको बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो उसको पेंटिंग के लिए बढ़ावा देगा, पेंटिंग के थोड़े मोड़े गुण सिखा देगा अगर वो पेंटर है तो। अगर वो पेंटर नहीं है तो उसको अच्छे पेंटिंग करने वाले टीचर के पास भेजेगा या किसी तरह से उसको इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा कि जो तुम्हारे अंदर शक्ति है उसको आप बाहर निकाल के लाओ, आप अपना काम करो उस तरीके से। जब वो इस तरह से काम करेगा तो वहाँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये काम कर सकता है। अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो बच्चे के अंदर जब किसी काम को करने के लिए आंतरिक शक्ति नहीं है, अंदर से उसका मन नहीं है, स्किल नहीं है, तो बहुत बार शिक्षक को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चे को इच्छा नहीं है कि हम किसी काम को करें, लेकिन वो दूसरे को देख करके, दूसरे के प्रगति को देख करके वो उस काम को करने की इच्छा जागृत हो जाती है, इच्छाएं इंक्रीज हो जाती है और वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे ये जो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की जो प्रवृत्ति है ये तब होती है जब उसमें किसी ना किसी तरीके से कंपटीशन की भावना आ जाती है या फिर ऐसी इच्छा हो जाती है कुछ देख करके या कुछ सुन करके या बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख करके ये इच्छा हो जाती है कि उससे भी कुछ करना है। और ये जो इच्छा दूसरों को देख करके या दूसरे कंडीशन को देख करके जो इंक्रीज हो जाती है, इसी को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि मान लिया जाए क्लास में एक लड़का फर्स्ट आता है और फर्स्ट आने के बाद हम उस लड़के को मोटिवेशन के रूप में या फिर कह सकते हैं कि हम उसको प्राइज़ देते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं, उसको कोई पुरस्कार दे देते हैं। तो क्या होता है, वो बच्चा को लगता है कि मुझे जब मैं फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ तो क्या हुआ है कि मुझे गिफ्ट मिला है, प्राइज़ मिला है, तो मुझे अगले बार को भी अच्छा करना चाहिए, अगले बार के लिए भी हमको कुछ अच्छा अपना काम करना चाहिए। दूसरी तरफ से अगर दूसरा बच्चा है जो कि उस क्लास में बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि वो बच्चा जब फर्स्ट आता है तो उसे गिफ्ट मिलता है, बच्चा उस गिफ्ट के लालच में अपने आप को आगे रखेगा, इनकरेज करेगा और पढ़ेगा। और इस पढ़ने से का लालच इसलिए है कि अगर मैं भी फर्स्ट हो जाऊंगा तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा, क्लास के सामने मेरी भी वाहवाही होगी। बहुत बार शिक्षक को ये भी करना होता है कि अगर वो पुरस्कार ना दे तो कल बहुत बार सही उत्तरों के लिए उसे शाबाशी देनी होती है, गलत उत्तरों के लिए पनिशमेंट देना होता है। शाबाशी देने से दूसरे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सही उत्तर देने के बाद मुझे भी इसी तरह से प्रोत्साहन के रूप में शाबाशी मिलेगी। अब गलती करने पे स्टूडेंट ये सोचता है कि गलती करने पे मुझे जिस तरह से डांट मिल रहा है उसी तरह से ये शर्मिंदा होने वाली बात है क्लास के अंदर, और मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, इसीलिए वो क्लास में ध्यान देगा और वो उस बात को पढ़ेगा, सीखेगा, जानेगा। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए तब इनकरेज होता है जब उसको बाहरी रूप से किसी न किसी तरीके से स्टिमुलस या उद्दीपन दे दिया जाए कि
कि वो पढ़े। तो इस तकनीक को बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। ये जो बाह्य मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन है, ये तब होता है जब मोटिवेशन के लिए उसके सामने एक माहौल तैयार कर दिया जाए। तब उसके सामने मोटिवेशन, स्टूडेंट को मोटिवेशन या प्रेरणा के लिए एक स्टिमुलस या उद्दीपन जागृत हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ये देखें कि मोटिवेशन के जो सोर्स हैं उसको अगर देखें, तो मोटिवेशन के सोर्स में सबसे पहली बात आती है आवश्यकता। दूसरी बात आती है आवश्यकता, जिसको नीड कहते हैं। पहली बात आवश्यकता या नीड। दूसरी बात ड्राइव, जिसको कहते हैं चालक। तीसरी बात इंसेंटिव, या जिसको कहते हैं कि इंसेंटिव, या जिसको कहते हैं अगर देखा जाए तो प्रणोदन। इंसेंटिव या प्रणोदन कहते हैं। इंसेंटिव या प्रणोदन जो है वो इस तरह से काम करता है कि जब आवश्यकता और नीड का फुलफिलमेंट हो जाए तो उसके बाद आवश्यकता नीड और ड्राइव फुलफिलमेंट हो जाए, तब इंसेंटिव या प्रणोदन एक ह्यूमन बीइंग के काम आता है कि वो किस तरह से उस चीज की तृप्ति का महसूस करके वो आगे की ओर बढ़े। सबसे पहले हम देखेंगे आवश्यकता। कोई भी काम करने के लिए मनुष्य जब तत्पर होता है, आगे बढ़ता है, तो वो इस बेस पे पड़ता है कि उसके पास उसकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर मनुष्य के पास उसकी आवश्यकता नहीं हो तो वो उस काम को करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होगा। तो इच्छा मनुष्य के पास तभी हो सकता है जब उसके पास उस काम को करने की आवश्यकता हो, और आवश्यकता ही हर काम को करने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पे जो आवश्यकता है, आवश्यकता तभी होता है जब मनुष्य किसी चीज को खोज कर रहा हो, मनुष्य किसी चीज की इच्छा कर रहा हो, इच्छा रखता हो, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए काम करने का कोशिश को आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर एक मनुष्य को भोजन तब चाहिए होता है जब उसे भूख लगी हो। भोजन की आवश्यकता भूख मिटाने के लिए है। जब भूख लगती है तभी वो भोजन खोजता है। ये भोजन का खोज तब होता है, और इस भोजन, भूख लगने से जो भोजन खोज रहा है या फूड चाह रहा है या कुछ स्पेसिफिक खाना चाह रहा है, तो उसके अंदर एक असंतुलन या स्टिमुलस या फिर उस चीज को पाने की तड़प उसके अंदर हो जाती है। भोजन को पाने की तड़प हो जाती है। मान लिया जाए हमें भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हमारा ध्यान जो है केवल खाने की ओर होगा। कभी हम किसी चीज़ को, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि कुछ वस्तुओं को जो कि सिमिलर उस खाने के पदार्थ से दिख रहा है, तो हम उसे उस खाने के रूप में देख लेते हैं। अगर गोल गोल सा कुछ मान लिया जाए पत्थर पड़ा है, तो भूख ज़्यादा लगी हुई है, तो हम उस पत्थर को भी हम रोटी मान करके चल सकते हैं। ये भूख का ये जो उत्तेजना, भूख के द्वारा जो भोजन के लिए उत्तेजना उत्पन्न हुई है, वो भोजन के लिए प्रेरणा के रूप में हमारे सामने आ गया है। तो ये तब तक उस चीज़ की ज़रूरत रहेगी या फिर तब तक शांति नहीं होगा। इतना असंतुलन या इतना अशांति हो जाएगा भूख लगने पे, जब तक हमारे सामने भोजन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उत्तेजना भोजन के लिए जो है ये भूख बनाए रखेगी। तो हमारी आवश्यकता क्या हो गई? हमारी आवश्यकता हो गई वो ज़रूरत जो हमारे लिए चाहिए।
कोई किसी भी तरह की आवश्यकता हो सकती है। भूख की आवश्यकता हो सकती है, पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता हो सकती है, ठंड लग रही है, कपड़ों की आवश्यकता हो सकती है, पार्टी में जाना है, अच्छे कपड़ों की आवश्यकता हो सकती है। ये चाह है, ये आवश्यकता है जो कि इस आवश्यकता को इनकरेज करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे जो इनकरेजमेंट है ये बहुत ही स्पेसिफिक रूप से आवश्यकता इसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। अब हम दूसरी बात पे आएंगे, चालक पे, जिसको कहते हैं ड्राइव। चालक या ड्राइव जो है ये इस रूप में है कि जो हम किस चीज़ से उसके लिए इनकरेज होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए इनकरेज होते हैं। जैसे हमारा आवश्यकता भूख है, हमारा आवश्यकता भोजन है, भूख लग रही है तो हमें भोजन चाहिए। यहाँ पे हम किस लिए हमें भोजन चाहिए, तो भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें भूख लग रही है। अगर भूख ना लगे तो हम भोजन को बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। भूख ना लगे तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ हमें भोजन को खोजने के लिए प्रेरित करने वाला चीज जो है वो है भूख। जब तक भूख लगेगा हम भोजन खोजते रहेंगे और भोजन मिल गया तो भूख को हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी काम को चलाने वाला या ड्राइव जो है वो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता के लिए जिस जिज्ञासा की जरूरत हुई है, जिस जिज्ञासा से हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, जिस जिज्ञासा से हमें आवश्यकता की चाह हुई है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को हम ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि भोजन की आवश्यकता तब हुई है जब हमें भूख लगा है, कपड़े की आवश्यकता तब हुई है ठंड के दिनों में जब हमें ठंड लगी है। ठंड यहाँ पे हमारे लिए ड्राइव है और कपड़ा जो है वो आवश्यकता है। अगर पार्टी में जाना है तो पार्टी हमारे लिए ड्राइव है, जिसके लिए हमें अच्छे कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे ड्राइव्स वो आवश्यकता को पूर्ति करने वाली जो इच्छा है, आवश्यकता को बढ़ाने वाली जो इच्छा है उसको यहाँ ड्राइव कहा गया है। अब हम आते हैं प्रणोदन या इंसेंटिव्स के लिए। यहाँ पे जो प्रणोदन या इंसेंटिव्स कहा गया है, ये इंसेंटिव्स ये दोनों के बाद आवश्यकता और मोटिव्स, आवश्यकता और ड्राइव के बाद जो तीसरा टर्म है वो है इंसेंटिव्स या प्रणोदन। जब हमें इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब हमें भूख लगी तो हम भोजन की आवश्यकता हुई, या फिर कह सकते हैं भोजन की आवश्यकता तब हुई जब हमें भूख लगी, ड्राइव की आवश्यकता हुई। और जब हमें भोजन मिल गया तो हमारा भूख शांत हो गया। ये जो शांति है या भोजन कर लेने के बाद जो तृप्ति है और मन का खुशी है, इस चीज को प्रणोदन या इंसेंटिव कहा गया है। जैसे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन करने के लिए जो सबसे पहली बात आवश्यकता के लिए जो ड्राइव है, और ड्राइव के बाद ये तकनीक जो आया, तीसरी बार जो आई प्रणोदन, ये दोनों फेज के कंप्लीट होने के बाद जो खुशी या जो तृप्ति या जो संतुष्टि एक मनुष्य के अंदर आ रहा है उसको यहाँ पे प्रणोदन कहा गया है। सिंपली टर्म में अगर देखें तो जब भूख लग रही थी और भूख लगने के लिए भोजन की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता से जो भूख खत्म हो गया तो पेट भर गया, तो एक शांति मन में या पेट में आ जाती है, जिसके कारण से हर चीज शांत हो जाता, तृप्ति का एहसास हो जाता है। तो इसको यहाँ इंसेंटिव्स कह रहे हैं। अगर हम आवश्यकता
चालक और इंसेंटिव्स को देखें तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तीनों का संबंध आपस में एक दूसरे से है। आवश्यकता का संबंध ड्राइव से है, और ड्राइव और आवश्यकता का दोनों के कंप्लीट होने पे वो इंसेंटिव में बदल जाता है। ये जब तीनों प्रोसीजर के कंप्लीट होने से, अच्छे तरीके से कंप्लीट होने से, नेक्स्ट टर्म में प्रेरणा के लिए इच्छा जागृत हो जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, कोई भी काम करने के लिए जो आवश्यकता है, सबसे पहले भाग में जो ड्राइव है, ड्राइव के माध्यम से आवश्यकता का फुलफिलमेंट होता है, और फुलफिलमेंट के कारण से ये जो क्रिया है वो इंसेंटिव की तरफ में आगे की ओर प्रोसीड कर देती है किसी भी काम को। इंसेंटिव के बाद बहुत बार, अनेकों बार, या फिर कह सकते हैं हर बार, एक ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट उस काम को लगातार करने की ओर हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए, बार बार कोई स्टूडेंट फेल कर रहा है और एक बार वो ठान ले कि वो अब पास होगा, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न लाएगा, तो फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न लाने की जो इच्छा है, वो उसके अंदर आवश्यकता है कि इसको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, और फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए वो पढ़ेगा, जो कि उसके अंदर चालक इच्छा जो चालक बना देगा, और वो काफ़ी मेहनत करेगा और एग्ज़ाम लिखेगा, और एग्ज़ाम लिखने के बाद वो पास हो जाएगा। और पास होने के बाद उसके अंदर संतुष्टि होगी, और ये संतुष्टि होने के बाद ये रेगुलेट, ये प्रोग्राम जो है रेगुलेट हो जाएगा उसके लाइफ टाइम के लिए, कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा पढ़ना है, और जिससे मुझे मैं पास होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ है जो आवश्यकता है, टाइम टू टाइम रेगुलेट हो जाता है, बहुत बार आदत के अनुसार से ह्यूमन बीइंग में रन हो जाता है। यहाँ पे जो आवश्यकता, चालक और इंसेंटिव्स जो है, ये तब होता है जब हमारे अंदर प्रेरक या मोटिव्स काम करते हैं। प्रेरक या मोटिव्स जो काम करते हैं हमारे अंदर, वो इस रूप में करते हैं कि जो भी व्यवहार ह्यूमन बीइंग के सामने रखते हैं, या फिर जो भी व्यवहार ह्यूमन बीइंग को काम करने होते हैं, वो मनुष्य के अंदर होने वाली उत्तेजना को, या मनुष्य के अंदर उस काम को करने के लिए मनुष्य के अंदर एक उत्तेजना पैदा करती है, और इस उत्तेजना को ही प्रेरक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि स्टिमुलस एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इंक्रीज होती है, और इस इंक्रीजमेंट को ही प्रेरणा कहते हैं, या फिर मोटिव्स कहते हैं। ये जो प्रेरक हैं या मोटिव्स जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। मनोवैज्ञानिक दशाएं इस तरह से कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर को निर्देशित करते हैं, गाइडेंस करते हैं, और ह्यूमन बीइंग को एक तरह से कह सके तो ये क्रियाशील बना देते हैं। कारण क्रियाशील बनाने के लिए, ताकि उस क्रियाशीलता से ह्यूमन बीइंग जो है अपने जो एम बनाया है, जिस कारण से उसके अंदर उस काम को करने के लिए मोटिव्स पैदा हुए हैं, उस क्रिया को वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सके, या अपने कह सकते हैं इसको सीधे तौर पे कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, और ह्यूमन बीइंग अपने आप को गतिशील या एक्टिव बना सके, और अपने मोटिव्स को कंप्लीट कर सके। यहाँ जो मोटिव्स हैं उसको अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अनेकों तरीके से मोटिव्स होते हैं, प्रेरक होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग को एक्टिव बनाने के लिए काफ़ी रहते हैं। जैसे कि भूख हमारे सामने
भोजन हमारे सामने आवश्यकता है, तो भोजन करने की इच्छा जो है मोटिव्स है, और इस मोटिव्स को रेगुलेट करने के लिए चालक होता है, भूख होता है। इच्छा किस लिए? भूख लग रहा है और इच्छा जो हमारे पास भूख को शांत करने के लिए है, ये ह्यूमन बीइंग को रेगुलेट करती है, एक्टिव करती है, और तब तक एक्टिव रखती है जब उसके सामने भोजन के रूप में, उसको लक्ष्य एम के रूप में उसके सामने भोजन उपस्थित नहीं हो जाता है, और तब तक वो ह्यूमन बीइंग एक्टिव रहता है। दूसरे तौर पे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लिया जाए अगर ह्यूमन बीइंग को कुछ भूख लग रही है, इसी प्रोसीजर को फिर से समझते हैं। ह्यूमन बीइंग को भूख लग रही है और उस भूख को शांत करने के लिए उसके पास भोजन होना चाहिए, या भोजन खाना है उसे, और उसे भूख लग रही है, तो वो तब शांत होगा जब उसके सामने भोजन आ जाएगा। भोजन करने के लिए जो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, मान लिया जाए भूख लग रही है और उसे बहुत ही अच्छा स्पाइसी खाना है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना है, ये स्पाइसी और स्वादिष्ट खाना जो इच्छा जागृत हो रही है उसको मोटिव्स कह देते हैं, और उसके लिए वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है। बहुत बार लोग अच्छे अच्छे तरीके से कुकिंग करने लगते हैं अपने अच्छे खाने को बनाने के लिए। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मोटिव्स के रूप में काम करता है, और हर ह्यूमन बीइंग को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए तब तक एक्टिव बनाए रखता है जब तक वो अपना डिज़ायर्ड एम्स तक नहीं पहुंच जाता है। इस मोटिव्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने किया है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। ये कहते हैं कि प्रेरक वे शक्तियां हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होकर व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। Arising from our needs, motives are the energies which give direction and purpose to behavior. प्रेरक वे शक्तियां हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होकर व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। यहाँ पे ब्लेयर और जोन्स वही बात कह रहे हैं कि प्रेरक या मोटिव्स एक हमारे सामने औजार के रूप में उस समय आ जाता है। जैसे भूख, कुछ अच्छा खाने की भूख है, तो वो हमारे पास इच्छा शक्ति एक औजार के रूप में या शक्ति के रूप में आ जाती है, जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होकर के हमें अच्छे कुकिंग करने वाले व्यवहार की ओर दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। नेट्स कहते हैं प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। मोटिव्स आर कंडीशंस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विदिन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट टू एक्ट इन सर्टेन वेज। प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। क्या है? प्रेरक है। ये शारीरिक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से एक दशा उस समय इंक्रीज होती है और उसे निश्चित विधियों के अनुसार काम करने के लिए इंक्रीज करती है। ये भी वही बात कह रहे हैं जो कि ब्लेयर और जोन्स और सिम्पसन कह रहे हैं। यहाँ पे इन सारे डेफिनेशन से ये स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं कि प्रेरक या मोटिव्स जो हैं वो क्रिया को उत्पन्न करके जो भी हमारे सामने एम्स है उस एम्स को या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक्टिव बना देता है, या ह्यूमन बीइंग को एक्टिव कर देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मोटिव
या प्रेरक की क्रिया एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक के साथ उत्पन्न होकर के या फिर ड्राइव्स के साथ उत्पन्न होकर के समायोजन द्वारा समाप्त हो जाती है। भूख लग रहा है, किस टाइप की भूख लग रही है, तो उस स्पेसिफिक टेस्टी खाने की भूख लग रही है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग जो है उस उद्देश्य को लक्ष्य करके उसी के अनुसार से काम करते हैं। बहुत बार तो बहुत सारे लोग अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं। अगर इसको हम दूसरे फेज में देखें कि किसी को अच्छे कपड़े पहनना है, किसी को बहुत सारे काम करने हैं, मान लिया जाए अगर स्टूडेंट के रूप में देखें उसको फर्स्ट डिवीज़न लाना है और फर्स्ट डिवीज़न में स्पेसिफिक नंबर लाना है, तो वो उसका डिज़ायर्ड एम हो जाता है और ये उसके लिए मोटिव्स हो जाते हैं, प्रेरक काम हो जाते हैं। और उसको करने के लिए वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, नोट्स बनाता है, टीचर का लेक्चर सुनता है, बहुत सारे काम को वो करता है। ये सारे जो काम हैं, नोट्स बनाना, लेक्चर सुनना, पढ़ना, बहुत सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये सारे उस उद्देश्य को, फर्स्ट डिवीज़न के डिज़ायर्ड एम के उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए उस काम को करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो मोटिव्स हैं वो बहुत सारे तरह के मोटिव्स हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत तरीक़ों से मोटिव्स को हम समझ सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखें तो मोटिव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोटिव्स को बहुत ही गंभीर रूप में देखते हैं और उसको अगर हम देखें तो बहुत पहले से ही बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं उस मोटिव्स को स्टडी कर रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीके से ये ह्यूमन बीइंग में कितने प्रकार के मोटिव्स होते हैं उसको भी क्लासिफाई करने की कोशिश की है, उसका भी वर्गीकरण करने का कोशिश की है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इसको क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहला जो है हम देखेंगे ए.के. थॉम्सन के अनुसार। ए.के. थॉम्सन इसको दो तरीके के मोटिव्स में लिए हैं। पहला है प्राकृतिक, नेचुरल, जो ह्यूमन बीइंग में अपने आप ही पैदा होता है, और दूसरा है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन बीइंग के सामने में ला दिया जाता है उसको दिखाने के लिए, उसको करने के लिए, उनके प्रोसीजर को करने के लिए, ये बहुत सारी बातें आती हैं। दूसरे एक साइंटिस्ट है मैस्लो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में दो तरह के मोटिव्स होते हैं। पहला है जन्मजात, जिसको इनेट कहते हैं, दूसरा एक्वायर्ड, अर्जित मोटिव्स। जन्मजात जो मनुष्य के अंदर या फिर जन्म से ही जब मनुष्य पैदा होता है तब से उसके अंदर एक्वायर्ड मोटिव्स रहते हैं, और दूसरा इनेट मोटिव्स रहते हैं जब वो पैदा होता है उस समय से ही। और दूसरी बात, पैदा होने के बाद ह्यूमन बीइंग सोसाइटी से कनेक्ट होकर के, उससे एक्टिविटी करके, उससे अनेकों तरीके से कंसर्न करके, तब वो अपने लिए एक मोटिव बनाता है जो उसके चारों ओर से उसके सामने प्रेजेंट होते हैं, और उसके अनुसार से वो उसको ले करके या एक्वायर्ड करके वो अपना काम करता है। तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है थॉमस के अनुसार से ह्यूमन बीइंग के पास 4 तरीके के मोटिव्स होते हैं। पहला है सुरक्षा, सिक्योरिटी, दूसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, तीसरा है प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, चौथा है नवीन अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस। अगर हम इसको मोटे तौर पे या फिर मेन रूप में देखें, इन सारे साइंटिस्ट जो कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स के बारे में बता रहे हैं, इसको हम मुख्य रूप से देखें या फिर कह सकते हैं कि मेन रूप से या मोटे तौर पे हम इस प्रेरक को देखें तो हमारे सामने ये 4 रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। पहला है जन्मजात प्रेरक, इनेट मोटिव्स, दूसरा है अर्जित प्रेरक,
एक्वायर्ड मोटिव्स। तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरक, जिसको हम कहेंगे पर्सनल मोटिव्स। चौथा है सामाजिक प्रेरक, जिसको हम कहेंगे सोशल मोटिव्स। तो हम लोग सबसे पहले जन्मजात प्रेरक की ओर आते हैं, इन्नेट मोटिव्स। जब मनुष्य पैदा होता है तो हम लोग साइंस में अगर हम देखें तो अपने जीन से या अपने पूर्वजों से बहुत सारे गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो गुण है, ये कैरेक्टर है, बहुत बार ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्नेट मोटिव्स के रूप में पाए जाते हैं। इसको हम सिंपली रूप में कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जन्मजात प्रेरक या इन्नेट मोटिव्स जो हैं वो जन्म से ही या पैदा होते ही बच्चे के अंदर होता है। ये जो प्रेरक होते हैं वो प्राणी के जीवन पर निर्भर रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन प्रेरक पे ही, इन मोटिव्स पे ही हर ह्यूमन का जीवन डिपेंड करता है। यहाँ पे जितने भी इन्नेट मोटिव्स हैं इसको हम लोग जैविक प्रेरक या फिर शारीरिक प्रेरक या फिर प्राथमिक प्रेरक कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य में अंदर के अंदर रहता है। इसके ही द्वारा मनुष्य का लाइफ जो है वो रेगुलेट होता है। मनुष्य के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, इसको हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं। मनुष्य के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, एक अलग सा कैरेक्टर होता है। हर कैरेक्टर उसके इन्नेट एबिलिटी या इन्नेट प्रवृत्ति के अनुसार से वो अपने लाइफ को रेगुलेट करता है, अपने लाइफ को चलाता है, और यहाँ इस तरह से उसको रेगुलेट करने के चलते में वो अलग तरीके से उसको काम में लाता है। इसी के अनुसार से उसका जीवन डिपेंडेंट रहता है इस इन्नेट मोटिव से। बहुत बार ये नॉर्मल इन्नेट मोटिव्स रहते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, प्रेम है, क्रोध है। ये सारे चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो ये इन्नेट मोटिव्स हैं, और ये सारे इन्नेट मोटिव्स जो हैं नॉर्मली रूप में ह्यूमन बीइंग को उस चीज़ों को करने के लिए पूरे लाइफ टाइम एक्टिव बनाए रखते हैं। भूख है, मनुष्य को भूख लगती है, खाना चाहिए, वो उसको खाना चाहिए। प्रेम चाहिए, गुस्सा लगता है उसे, अनेकों काम वो जो रेगुलर लाइफ में है उसके वो उसी के अनुसार से करता है। दूसरा है एक्वायर्ड मोटिव्स। एक्वायर्ड मोटिव्स जो है वो इन्नेट मोटिव से जस्ट अलग रहता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जन्मजात नहीं है, ये इन्नेट नहीं है। ये जिस तरह के वातावरण से ह्यूमन बीइंग कम संपर्क में आता है, अपने एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ करता है और उसके कंसल्ट में आता है, वो उसको कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित करती है, एक ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करती है, उसके लाइफ को चेंज करने की कोशिश करती है। ये जो लाइफ को चेंज करने की कोशिश है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लाइफ को जिस प्रकार से ये इन्नेट मोटिव्स चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसको ही एक्वायर्ड मोटिव्स कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो अर्जित प्रेरक के रूप में आती है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे आदतें होती हैं। बात करने की आदत होती है, कहीं जाने की आदत होती है, घूमने की आदत होती है, कुछ काम करने की आदत होती है, खेलने की आदत होती है, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं। आदत होती है, रुचि होती है, लोगों के साथ रहने की इच्छा होती है। ये सारी बातें जो हैं ये अर्जित प्रेरक या एक्वायर्ड मोटिव्स के अंतर्गत आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सारी बातों को हम एक्वायर्ड मोटिव कह सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में जो मोटिव्स होती हैं उन सबको भी हम यहाँ एक्वायर्ड मोटिव्स के अंदर रख सकते हैं। तीसरी बात है पर्सनल मोटिव्स या व्यक्तिगत मोटिव्स। अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के कारण ह्यूमन बीइंग में अपने जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जिस जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे कि अगर एक बच्चा जो है स्कूल में भी जाता है, घर में भी रहता है, खेलने के लिए मैदान जाता है और अनेकों जगह जाता है, ये अलग अलग में जग जाने के कारण, अलग अलग लोगों से मिलने के कारण, उठने के कारण, बैठने के कारण उसके जीवन में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आते जाते हैं। स्कूल जाता है बच्चा, टीचर से मिलता है, अनेकों दोस्तों से मिलता है, और घर में आता है, मम्मी पापा से मिलता है, घर में आने वाले बहुत सारे मेहमानों से मिलता है। खेल के मैदान में जाता है, खेल के मैदान में अलग अलग दोस्त रहते हैं उसके, कोई उसके उम्र से ज़्यादा रहते हैं, उम्र से कम रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग जगहों से आकर के एक मैदान में खेलते हैं। इस तरह से उसके अंदर वो बहुत सारे जगहों में जाकर के रहता है और बहुत सारे लोगों से अपना अनुभव लेता है, या बहुत सारे जगहों से उसके पास अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण से उसमें अलग अलग या व्यक्तिगत मोटिव्स का विकास हो जाता है, जिससे उसमें बहुत सारे बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का आकांक्षा स्तर, डिजायर्ड जीवन का लक्ष्य, उसका एटीट्यूड, ये सारा उसके सामने जितने भी वातावरण या जिन जिन लोगों से वो संपर्क में आ रहा है उससे वो कंसल्ट हो रहा है और वो उस तरीके से वहाँ पे इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है और उस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। और इस बिहेवियर चेंज होने के कारण से वो अपने अंदर, उसके अंदर, उस मनुष्य के अंदर, उस बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के मोटिव्स आ रहे हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल देना चाहूँगी। बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल में बहुत सारे घरों से बच्चे आते हैं। नॉर्मल एग्जांपल है, जब बच्चों के सामने टिफ़िन का, लंच का टाइम होता है, सब बच्चे टिफ़िन खोलते हैं, तो बच्चों में ये नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है कि हर बच्चा क्या क्या टिफ़िन लाया है। मान लिया जाए एक बच्चे को उसकी माँ पराठा दे रही है और एक बच्चे को, और दूसरे बच्चे को उसकी माँ कुछ अच्छा चीज़ दे रही है, जैसे पूड़ी दे रही है, स्टफ़ पराठा दे रही है, स्टफ़ पूड़ी दे रही है, या फिर कुछ और दे रही है, कभी पनीर दे दिया, कभी कुछ ऐसा डिफरेंट करके दे रही है। तो वो बच्चा जो कि रोज़ एक तरह का लंच लेके आता है, उसके मन में इच्छा होती है कि मेरी माँ भी इस तरह का भोजन मेरे लिए बना के दे। ये इसको कहते हैं आकांक्षा का स्तर। उसकी इच्छा चेंज होती रहती है, उसकी इच्छा होती है कि मेरे लिए भी ऐसा हो। तो ये केवल वो चाहता है कि केवल मेरे लिए हो। ये इस तरह की इच्छा जो होती है वो व्यक्तिगत प्रेरक या पर्सनल मोटिव्स के अंदर आता है। चौथी बात है सामाजिक प्रेरक या सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स मानव को अगर हम देखें सोशल मोटिव्स में, कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो समाज में रह करके बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे समाज में रह करके करना होता है। समाज में रहने के कारण से बहुत सारे सामाजिक रूप में अपने आप को समाज में रहने के लिए कंप्लीट करना होता है।
इसलिए हर व्यक्ति के अंदर सामाजिक प्रेरक पैदा हो जाते हैं। मनुष्य जब समाज में रहता है तो वो चाहता है कि लोग उससे पूछें, उससे संबंध बनाएं, उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसके साथ मेल जोल बढ़ाएं, उसके साथ खुश रहें, संबंध स्थापित करें, उसे भी प्रशंसा योग्य समझे, आगे समझे। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि समाज में रह कर के मनुष्य प्रतिष्ठा चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सामूहिकता चाहता है, श्रृंखलता चाहता है, प्रभुत्व चाहता है। ये सारे बातें जो है सामाजिक प्रेरक हैं। मनुष्य समाज में इसलिए ही रह रहा है क्योंकि वो समाज में रह कर के वो अपने आप को इनकरेज करते हुए समाज में अपने लिए एक जगह बना सके, अपने लिए प्रतिष्ठा कायम कर सके। समाज के लोग ये जान सके कि अमुक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, उसको उसके अनुसार से सारे लोग प्रशंसा के काबिल समझें, आगे रखें, उसकी बात सुने। ये सारी बातें हर मनुष्य समाज में रखते हुए चाहता है। यहाँ पे जो मोटिव्स हैं ये एक स्पेसिफिक रूप में इसको देख सकते हैं। प्रेरणा के अपने विशेषताएं या प्रेरित व्यवहार या मोटिव्स के अपने विशेषताएं होते हैं। प्रेरित व्यवहार की विशेषताएं जिसको कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। यहाँ पे प्रेरणा के द्वारा किस प्रकार से एक व्यक्ति गतिशील होता है, एक्टिव हो जाता है, और किस प्रकार से मनुष्य के व्यवहार में इसकी विशेषताएं कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे जब भी टीचर को पढ़ाने की बात आती है स्टूडेंट को, तो टीचर को ये सारे प्रश्न से परिचित होना चाहिए कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट, किस प्रकार से उसको मोटिवेट किया जाए कि वो स्टूडेंट एक्टिव हो जाए, और किस प्रकार के व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वो स्टूडेंट को बता सके, सिखा सके। तो अगर हम इस विशेषताओं को या मोटिवेटेड बिहेवियर की विशेषताओं को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट को पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं या नहीं। ये तब हो जाएगा जब हम स्टूडेंट के बिहेवियर को देख करके समझ सकें। इसमें 2-3 बातें आती हैं, जैसे उत्सुकता है, शक्ति संचालन है, कंसंट्रेटेड अटेंशन है, ध्यान केंद्रित करना, रुचि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और निरंतरता। उत्सुकता, जब बालक के पास कोई नया पाठ या नई क्रिया सिखानी होती है तो उसको सिखाने के लिए टीचर स्टूडेंट को प्रेरित करता है। ये प्रेरणा के अंतर्गत उसके अंदर उत्सुकता पैदा करता है कि इस नए पाठ में क्या है जिसको कि तुमको जानना जरूरी है। दूसरी बात है शक्ति संचालन। मनुष्य के अंदर या फिर बालक के को नई क्रिया को करने के लिए उसमें ऐसे तरीके से प्रेरणा को जागृत करना ताकि उसके अंदर शक्ति का संचालन हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, ताकि वो उस तरह से काम कर सके। तीसरी बात है ध्यान का केंद्रित करना। जब टीचर स्टूडेंट को प्रेरणा देगा, प्रेरणा देने का अर्थात मतलब ये है कि बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करेगा कि बच्चे उस काम को करने के लिए अपना ध्यान उस ओर केंद्रित कर ले, और ध्यान केंद्रित होने के कारण से स्टूडेंट अपना काम पूरा कर लेगा।
चौथी बात है रुचि का विकास। रुचि का विकास टीचर उस काम को करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए जब करेगा तो उस मोटिवेटेड बिहेवियर के द्वारा, या टीचर उस काम को करने के लिए उसे ये बताएगा कि इसमें क्या खूबी है जिससे कि स्टूडेंट को उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो। और साथ ही साथ जब बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, टीचर उसके स्किल्स को देख लेगा, उसके एटीट्यूड को देख लेगा, तो उसे उसी काम को करने के लिए रेगुलेट कर देगा। और इस तरह से हर मोटिवेटेड बिहेवियर को देखते हुए टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा। तो आज हम लोग इन सारी बातों को देखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के पास एक नई बात को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।